मैं अपनी बात एक बिना किसी पर आक्षेप लगाए वर्तमान की परिस्थितियों में जो उपमाएं हमारे मनीषी देते रहे उससे शुरू करना चाहता हूं। हम गांव में रहते थे तो कथाएं सभी सुनते हैं, महाभारत की कथाएं भी चलती थी। तो कथा थी कि महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बामुश्किल अर्जुन तैयार हुए और बाद में जब युद्ध की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तो उन्होंने रोका और अर्जुन से कहा कि एक वृक्ष है, उसमें एक घोंसला है, वहां जाओ, उसको निकालना और इतनी दूर पहुंचाना कि महाभारत के युद्ध में कितने ही घातक प्रहार हों, उसकी आंच उस घोंसले में रखे हुए अंडे पर नहीं पहुंचनी चाहिए। सब आश्चर्यचकित थे कि युद्ध के समय अचानक इतनी छोटी बात की जा रही है, क्योंकि लाखों लोग मरेंगे, विधवाएं होंगी, बच्चे यतीम होंगे, अंडों की चिंता क्यों की गई। कृष्ण से पूछा गया, वो उस नायक की तरह थे जो ज्ञान दे रहे थे। उन्हें सिर्फ एक ही बात कही कि हिंसा और अहिंसा के बीच में एक बहुत बारीक रेखा होती है। जो लोग युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और युद्ध में खड़े हैं उनका मरना तय है, लेकिन जिनका युद्ध से वास्ता नहीं है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक नायक का और जो दिशा देने वाले लोग हैं उनकी मन स्थिति यही होनी चाहिए। जैसा हिंसा और अहिंसा के बीच एक मामूली फर्क है, ऐसा ही आलोचना और सलाह के बीच भी एक मामूली फर्क है। परिस्थितियां सबको पता है, लेकिन जब हमारे मन में, हमारी नीयत में रहता है कि हमें किसी को नीचा और दिखाना है, विफल दिखाना है, तो वो आलोचना हो जाती है। बात वही होती है, कंटेंट वही होते हैं, आंकड़े वही होते हैं। लेकिन यदि हमें देखना है कि मदद करनी है तो वही आंकड़े होते हैं, वही बातें होती हैं, वही तथ्य होते हैं और वो सलाह बन जाती है। मैं उन तमाम हमारे आदरणीय सांसदों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिनने इस चर्चा में भाग लिया। जिस चर्चा की शुरुआत रेड्डी जी ने की, आदरणीय शुक्ला जी, चंद्रशेखर जी, सुब्रमण्यम जी, जिनकी बातों को मैं मानता हूं कि हमारे अधिकारियों ने भी नोट किया है, मैंने भी नोट किया है, सुजीत कुमार जी, केसी राममूर्ति जी, हमारे PKS श्री भवन, शायद मैं कुछ गलत, हाँ जी, श्री M राधा रेड्डी जी, श्रीमती जया बच्चन जी, आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह जी, जन्नादास जी मैत्तई, श्री AD सिंह जी, नारायण दास गुप्ता जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, ब्रजलाल जी, वंदना चौहान जी और अंत में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैं बिना ये सोचे कि किसने आलोचना की है और किसने सलाह दी है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु जब इस दुनिया में नहीं है, उनके एक उदाहरण से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा श्री जी ने एक बार मुझसे कहा कि प्रश्न ही किया कि अचानक तूफान आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम अकेले हो, कोई दिखाने वाला नहीं है। फिर एक चौराहा आ गया, उस चौराहे से कहाँ जाना है कोई तुमको सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं है, और जो दिशा सूचक है वो भी टूट कर कहीं दूर पड़ा है। आगे का रास्ता कैसे तय करोगे। सभापति जी, जब कोरोना का काल आया तो ये जो पर्यटन का दिशा सूचक था वो टूट कर कहीं दूर पड़ा था और सारे लोग देख रहे थे कि हमें किस दिशा में जाना है। मैं अपने प्रधानमंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा, इस बात के लिए उनका अभिनंदन करूंगा कि जहां पर दिशा सूझ नहीं रही थी वहां पर उन्होंने उस दिशा सूचक को लाके खड़ा किया। मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी ने मुझसे कहा था कि जहां पर व्यक्ति ना हो, दिशाएं आपका साथ ना दें, वहां पर कोई चीज उसके बाद भी बची रहती है जो आपको रास्ता दे सकती है, और वो है कि जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता आपको पता है कि वो किस दिशा से आया है। आप जाइए, साहस जुटाइए, उस दिशा सूचक को उठाइए और उसका वो फलक जहां से आप आए हैं अपनी तरफ करिए, तो बाकी दिशाएं अपने आप, रास्ते आपको दिखने लगेंगे। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के बीच में
यही महान कार्य किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। तारीफ सब शब्दों में इसलिए नहीं होती कि हमें कुछ तारीफ करना है इसलिए तारीफ कर दी। हमको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। हमको ये भी देखना होगा कि वास्तव में हमारी दिशा ठीक है या नहीं। बहस तो इस पर होनी चाहिए। पूरी दुनिया प्रताड़ित है, लेकिन जो लोग अपना दावा कर रहे थे कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुनिया में 1 नंबर पर है, जो कह रहे थे हम दूसरे नंबर पर हैं, जिनका आर्थिक तंत्र इतना मजबूत था, जिसकी दम पर दुनिया को वो अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे, उन देशों की हालत क्या है? आज हम जरूरतमंद देश हैं। मैं स्वास्थ्य की चर्चा में शामिल नहीं हो रहा हूं उपसभापति जी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हम 78वें स्थान पर हैं स्वास्थ्य की सुविधाओं में। लेकिन हमें हिम्मत कैसे जुटा पाए कि हम 150 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ दे सके। अभी 67 देशों को हम वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की धरती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों को दे पा रहे हैं। क्यों? क्या ये पैसे का खेल है? क्या ये व्यापार है? अगर मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर, और पर्यटन के इस विषम परिस्थितियों में उनको सल्यूट करना चाहता हूं, जो मेरे स्टेक होल्डर से, होटल वाले, टूर एंड ट्रेवलर्स, गाइड्स, उससे जुड़े हुए लोग, उनको मैं सल्यूट करता हूं। इतने बड़े आर्थिक नुकसान के बाद भी वो देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। उनके मन से आलोचना का स्वर नहीं आया। मैं लगातार वर्ष भर में लगातार उनसे बात करता रहा हूं, लेकिन हमको ये तय करना पड़ेगा कि ताकत हमारे पास कहां से आई। भारतीय पर्यटन चाहे देश के बाहर जाए, चाहे देश से बाहर भीतर आए, वो ज्ञान के लिए जाता था, ज्ञान के लिए आता था। ठीक है, परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सारे बदलाव हम भी देख रहे हैं। उन बदलावों के साथ हमको चलना होगा, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ये ताकत कहां से आई है? दुनिया क्या देखना चाहती है? पर्यटन परसेप्शन पर चलता है उपसभापति जी। मैं अलग से, मेरे बजट पर चर्चा हुई है। पर्यटन ऐसा मंत्रालय नहीं है, हम स्टेक होल्डर्स के लोग हैं। पर्यटन भारत सरकार का अलग है, राज्य सरकार का अलग है, होटल का अलग होगा, ऐसा नहीं है। मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय एक स्टेक होल्डर है, वो बॉस नहीं है, वो अगुआ नहीं है कि वो जो चाहे वो अपना फरमान जारी कर दे, ऐसा नहीं है। अगर जैसे हमारी बहन ने आखिरी में कहा, क्षमा चाहूंगा, आप अच्छा होती तो ये बताती कि आज देश में जो परिवर्तन है उसमें महानगर संकट में है, बड़े होटल्स के ग्रुप संकट में है। पहले क्या थी हमारी नीति? पहले नीति थी कि महानगरों में होटल की दम पर हम दुनिया के विदेशी पर्यटक को आकर्षित करते थे। आज हमारे चारों महानगर इस संकट में, कोई वहां आने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये बदलाव नहीं है? महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य जो पर्यटकों की पसंदीदा जगह होते थे, आज वहां लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, या आप घुसने देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये बदलाव नहीं है? क्या आप ये कहती तो ज्यादा अच्छा होता कि महाराष्ट्र में इतने बड़े होटल के नुकसान के बाद बिजली का कर, जल कर, संपत्ति कर, 3 बड़े संकट हैं। इंडस्ट्री क्यों बैठ रही है? इंडस्ट्री के सामने समस्या यही है कि उसका बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है, वो टैरिफ उसका डिसाइडेड है, उसके पास में जल कर देने की सामर्थ्य नहीं है, उसके पास में प्रॉपर्टी टैक्स देने की सामर्थ्य नहीं है। ये तो राज्य का विषय है, ये तो भारत सरकार का नहीं है। तो इंडस्ट्री के कष्टों को लेकर हम एक दूसरे पर टोपियां नहीं पहना सकते। प्लीज मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के सिर पर आरोप ना लगाएं। नहीं, मैं टिप्पणी ना करें, प्लीज बैठ कर टिप्पणी ना करें। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा। ये कष्ट है, इस कष्ट को मैं स्वीकार करता हूं, मैं मंत्री हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको ये तय करना होगा कि वास्तव में दिशा क्या है, क्या दिशा गलत है। अगर हमें बात करनी है तो इन बातों पर भी बात करनी होगी कि वास्तव में हम किस रास्ते पर इस विकास के रास्ते को ले जाना चाहते हैं। मैं 2 आंकड़े आपके सामने रखता हूं। ये एक आंकड़ा है कि देश के भीतर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,80,00,000 और भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2,20,00,000। मुझे लगता है कि इस आंकड़े पर बहस किसी की नहीं हो सकती। कौन जिम्मेदार है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हमने कोशिश की कि 2,20,00,000 लोग जो देश के बाहर जाते हैं वो देश के भीतर रह सकें? अगर ये किसी ने किया, तब कोरोना नहीं था, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, देखो अपना देश 3 साल के भीतर 15 से 20 स्थानों पर जाइए, उसके बाद में आप विदेश की यात्रा करिए। वो स्लोगन ही आज इस कोरोना के बीच में हमको वरदान बनकर आगे आया है। उपसभापति जी, आप आंकड़े उठाकर देखिए।
हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारे जो काम करने के तरीके हैं उनमें आंकड़ों की विश्वसनीयता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। एक मंत्री होने के नाते मैं सदन में खड़े होकर ये बात कह रहा हूं और मुझे लगता है कि कोई दोषी नहीं है, हमको इन गलतियों को सुधारना होगा। मैं एक उदाहरण उपसभापति जी आपको देता हूं कि मैंने जब से मैं मंत्री बना हूं मैंने 2 बार राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ में चर्चा की है, एक कोरोना के पहले, एक ठीक कोरोना के बीच में। तो हमने 2 दिन में पूरे देश के राज्य के मंत्रियों से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद में जब निष्कर्ष निकला तो उसके पहले एक आंकड़ा और था। लोग हमसे कहते हैं कि सरकार ने क्यों नहीं किया। हर समय जब भी स्टेक होल्डर्स ने कोई बात कही, मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उन आंकड़ों का जिक्र किया है, उनको मदद मिली है वित्त मंत्रालय से, लेकिन कई जगह वित्त मंत्रालय मदद ही नहीं दे सकता था। उसका एक बड़ा उदाहरण कि पर्यटन मंत्रालय के पास में होटलों की जो सूची थी वो कुल 1400 की थी। अब आप बताइए, सदन में बैठा कोई भी आदमी मानेगा कि देश में 1400 होटल होंगे, वो चाहे रजिस्टर हो या बाकी चीज़ें हों। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने स्टेक होल्डर से कहा कि एक तरफ से नहीं चलेगा। वित्त मंत्री जी ने भी यही बात कही, कोई आंकड़ा तो लेकर आइए कि जरूरतें किस क्षेत्र में हैं। इस देश में होटल इंडस्ट्री जैसा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें काम करने वाले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होंगे। मैंने देश में 4 साल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के बीच में काम किया है, इसलिए मुझे दोनों का फर्क समझ में आता है। लेकिन नहीं था, लेकिन कोरोना के बीच में जब हमने कहा क्या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, हमें कोई अधिकारी को हस्तक्षेप नहीं कराना। आज 39,000 से ज़्यादा होटलों ने निधि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? फिर हमने कहा कि जब आपने 16,000 ये संख्या पार की उपसभापति जी, तो हमने कहा कि चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो, चाहे टूरिज्म मिनिस्ट्री की SOP हो, क्या उनको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते? कोई अधिकारी की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कहिए कि हाँ हम डिक्लेरेशन करिए कि हम मानते हैं नीतियों SOP को। आज की तारीख में वो संख्या भी लगभग 10,000 है, 9,994, 6 कम है, लेकिन गैप है, कहाँ 10,000 और कहाँ 40,000। जब मैंने पर्यटन मंत्रियों से बात की उपसभापति जी, तो गोवा के पर्यटन मंत्री ने जो बात कही है वो हम सब के लिए, हम स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बात करें, हम नीति आयोग की बात करें, हम सदन में सारे लोग जिम्मेदार हैं। उसने कहा कि जो गोवा का डोमेस्टिक टूरिस्ट का आंकड़ा था वो 90 लाख था, और जब निधि के पोर्टल पर सबने रजिस्ट्रेशन किया और जो संख्या आई वो 1,40,00,000 है। हम यूनेस्को के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, हमारा तंत्र क्यों नहीं है? हमने क्यों तय नहीं किया कि हमारे देश में कितने कमरे? हम कहते हैं कि होटल के कमरे कम हैं, शहर में ज़्यादा हैं, बाकी जगह पे नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे बदलाव सभापति जी देखता हूं, और उन बदलावों को इसलिए कहना चाहता हूं ताकि हम सब यहाँ पर धैर्यपूर्वक आगे का रास्ता तय कर सके। एक बदलाव मैं देखता हूं कि महानगर संकट में जो पहले कभी हमारी प्राथमिकता होती थी, आकर्षण के केंद्र होते थे, आज वो रसातल पर जाकर खड़े हैं, जहाँ पर शुरुआत करना कठिन है। और सबसे जो तकलीफ है, चुनौती है, उन बड़ी ही इंडस्ट्री को है जो होटल इंडस्ट्री है, और महानगर में जो है उनकी ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन अगर वो किसी दूसरी छोटे शहर में है तो वो आज सैचुरेशन पर है। ये अलग बदलाव है। महाराष्ट्र जैसे केरल से बात मैं कह चुका हूँ कि वो हमारे पश्चिमी क्षेत्र राज्य थे, लेकिन आज वो संकट में है। युवाओं की रुचि भी बदली है, दुनिया में भारत के प्रति दृष्टिकोण बदला है। जब ये परसेप्शन की बात करते हैं तो मैं 2 उदाहरण बड़ी विनम्रता के साथ देना चाहता हूँ। हम लगातार कहते हैं कि पर्यटक पुलिस या बाकी चीज़ें, ये कानून व्यवस्था की बात है। मैं एक ऐसा मंत्री था जिसने पहले दिन ही कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, अगर कोई भी राज्य में कानून व्यवस्था के कारण भी कोई गड़बड़ होगी या रेल में होगी, मैं उसे नैतिकता के रूप में स्वीकार करूँगा। करना पड़ेगा। आप इसको जितना बचेंगे उतनी तकलीफ होगी। क्या तकलीफ है आंकड़े सही बताने में? और इसलिए मुझे लगता है कि परसेप्शन लेकिन बदला है। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था, और उसके पीछे ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी आध्यात्मिकता की, कि हमारे मनीषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, जो भी हमारी परंपराएं हैं, सब ने कहा है 2 रोटी आपके पास हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो एक उसको दे देना, एक से अपना काम चलाना। ये है हमारी ताकत। और उस कारण से जो परसेप्शन आज गया है, चाहे योग, आपने योग की चर्चा नहीं की, योग कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र है हमारे सामने। ये बदलते परिवेश है, आने वाले समय की चुनौतियां हैं जिसको हमें उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा। फिर दूसरी बात, जब आपने वैक्सीनेशन के पहले दवाइयां दी, क्या दुनिया में आपका मान नहीं बढ़ा कि आपका परसेप्शन
ये परसेप्शन सिर्फ हमारी गलतियों से नहीं बिगड़ता। क्षमा करना जो भी महसूस करता है, जरा हमको भी अपने घर में बैठकर देखना चाहिए। परसेप्शन अगर हमारी गलती से बिगड़े तो हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन परसेप्शन कोई हमसे ईर्ष्या से बिगाड़ने की कोशिश करे तो इसके लिए हम सबको एकजुट होकर कोशिश करनी पड़ेगी। और उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, शायद ये उदाहरण सबके सामने आते हैं। एक बार कोई कहते हैं कि यात्री गया, कहानियाँ चलती हैं, उसने पूरा घूमा हिमाचल और आखिरी में उसके मुंह से निकल गया, साहब हमें तो यहाँ शिव देखने के लिए नहीं मिले। जब वो ट्रेन के डिब्बे में बैठने लगा तो एक लड़का किसी टोकरी में फल लेकर आया और दिया कि ये शिव, तो उसने कहा कितने पैसे? बोले पैसे नहीं चाहिए, लेकिन लौट कर जाकर ये मत कहना कि हिमाचल में सेव नहीं मिलते। परसेप्शन की ऊंचाइयां हम इस आधार पर छू सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार जब हम पर्यटन मंत्रालय की बहस में शामिल होते हैं तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम सब स्टेक होल्डर हैं। और इसलिए गलतियों को, मैंने चीज़ों को लिखा है, जितने लोगों ने मुझे सुझाव दिए मैंने लिखे, और उनको लेकर ही सरकार भी आगे बढ़ेगी और उसके रास्ते हम खोजेंगे। लेकिन वही पर्यटक जो कल होटल में रहना पसंद करता था, आज वो होम स्टे में रहना चाहता है, वो वेलनेस टूरिज्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसको लगता है कि नहीं, भारत सबसे पसंदीदा जगह है। और मैं आंकड़े देने के लिए तैयार हूँ, और स्टैंडिंग कमेटी में भी शायद वो रहा होगा कि जिस समय कोरोना आया था इस देश में, जितने भी विदेशी पर्यटक थे, लोगों ने अपने देश जाना सुरक्षित नहीं समझा, भारत में रहना सुरक्षित समझा। ये है सच्चाई हमारे उसके के वास्तव में भारत के प्रति लोगों का भरोसा क्या है। अब वो भरोसा आयुर्वेद के प्रति है, आयुष के प्रति है, वहाँ के हमारे होटल के अतिथि सत्कार को लेकर है। ये मूल्यांकन का विषय हो सकता है, और ये हमारे को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि उसका भरोसा किस बात पर था। हमें अगर प्रमोट करना है तो हमें उसे करना चाहिए, लेकिन हम योग की बात कैसे भूल सकते हैं? हमारे इस दवाई और वैक्सीन की बात हम कैसे भूल सकते हैं? और मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि देश के बारे में जो सोचने का नजरिया है दुनिया में, ये तो मानना पड़ेगा कि कोरोना के बाद इसमें जबरदस्त बदलाव आया है। और ये बदलाव भारतीय पर्यटन को निश्चित रूप से इस बात का साहस देता है, मेरे जैसे व्यक्ति के मन में विश्वास अर्जित करता है कि मैं अभी भी 2020 शून्य वर्ष होने के बावजूद भी मैं प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उस आंकड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं कि विदेशी पर्यटकों की संख्या इस देश में 2024 में दुगनी नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। इसका कष्ट को हम स्वीकार करते हैं, तकलीफों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम होटल के परसेप्शन का जब सर्वाइवल और रिवाइवल की बात करते हैं तो पर्यटक का आना शुरू होता है तो सर्वाइवल शुरू हो जाता है, रिवाइवल उसके बाद की घटना है। लेकिन हम उन विभागों जैसे नहीं है कि जो गति से हमारा नुकसान हुआ है, बाद में हम बहुत धीमी गति से चलेंगे और उसके बाद में हमारा रास्ता निकलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में बात की है, मैंने राज्यसभा के उत्तर में ही यहाँ जवाब दिया था। मैंने जनवरी 2020 का आंकड़ा दिया था और जनवरी 2021 का आंकड़ा दिया था। बाकी जगह के आंकड़े इकट्ठे होते नहीं है, राज्य सरकारें भेजते नहीं है, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद, और मैं कारगिल में कार्यक्रम में गया था, IISM गुलमर्ग के कार्यक्रम में, और वहाँ पर हमने कारगिल में उसकी ब्रांच खोली। तो मैं वापस श्रीनगर से जब वापस आया सभापति जी, तो स्वाभाविक है कि मैं पर्यटन मंत्री हूँ तो स्टेक होल्डर से पूछूंगा, वहाँ के अथॉरिटी के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्ष के अनुभव ऐसे हैं कि इससे ज़्यादा टूरिस्ट कभी 16 वर्षों में नहीं आया। तो मैंने आंकड़े मंगाए। जनवरी 2020 में श्रीनगर में जो पर्यटक गए थे वो 3700 कुछ थे, और इस बार जनवरी 2021 में आंकड़ा 19,042 है। मुझे लगता है कि हमको आंकड़े सुधारने चाहिए। एक तो कोई हमारे मित्र कह गए थे कि 200 मिलियन चाइनीज टूरिस्ट होता है, वो 69 बिलियन है, पर ऐसे आंकड़े मुझे लगता है सभा के पटल पर नहीं रखने चाहिए। जहाँ साहब बाजू में थे तो मुस्कुरा रहे हैं, पर उनको पता है कि ये आंकड़ा गलत था, उन्होंने कहा। पर मुझे लगता है कि आलोचना नहीं है। जब कभी हम तय करें कि भाई हमें आंकड़े कैसे देना, तो सदन के फ्लोर पर हमें आंकड़े सही प्रस्तुत करने चाहिए। आलोचना करना आपका अधिकार है, आप आलोचना करें, लेकिन मुझे लगता है कि सलाह जब मांगी जाएगी तो ये देश के लिए सलाह है। पर्यटन ऐसा मंत्रालय है जहाँ पर देश की साखें भी साथ में चलती है। प्रतिष्ठा, अगर कहीं कोई किसी पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार होगा, कोई नहीं कहता कि आपका मध्य प्रदेश में हुआ, वो कहता भारत में मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रतिष्ठा सबकी जाती है, और इसी भाव से मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ पर देखना होगा। जो बदलाव हैं वो नए लोगों में भी है, अवसर जरूर हमारे सामने है, और वो अवसर है जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है वेलनेस टूरिज्म है, हमारा जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें अवसर हैं।
एक समय चीन हमारी प्राथमिकता होती थी, हमारी पॉलिसी का हिस्सा होता था टूरिज्म पॉलिसी का, कि चीन को हम आकर्षित करें बुद्धिज्म के नाम पर, वो आएंगे। लेकिन अब बिल्कुल बात बदल गई है। अब चीन के लोगों को प्रवेश के लिए हमारा देश तैयार नहीं है। लेकिन जो चीन जाने वाले देश, अन्य देशों के पर्यटक हैं, वो अब हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उनके मन में भारत के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों पर हमें चर्चा करनी होगी। क्रूज टूरिज्म की बात की है, इको टूरिज्म की बात की है, ये बदलाव हैं जिनको मैं देखता हूँ। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ में कहूँगा कि आपके सुझाव अच्छे हैं, और पैसे के लिए ये सरकार ऐसी नहीं है जो कहे कि हमने बजट दे दिया, जितने हमने खर्च किए थे उतने तो उन्हें दे ही दिए। आप ही ने कहा कि खर्च नहीं किए। वो खर्च ना करने के पीछे अगर आप कारण जानेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। ये जो स्वदेश दर्शन और सुप्रसाद है, ये राज्यों के पास है। आपने महाराष्ट्र के बारे में उदाहरण दिया, मैं आपको बोलता हूँ 2015 से जितनी बार पैसा गया, एक भी योजना पूरी नहीं हुई महाराष्ट्र सरकार किसी को, ये कह सकते हैं आप, आज भी नहीं हुआ। मुझे लगता है इस बहस में क्यों पड़ना, नहीं हुई ना। भारत सरकार ने तय किया उपाध्यक्ष जी कि हम एक योजना पूरी होंगे, हम दूसरे दिन आपको दूसरी योजना देंगे, आप पूरा करिए। यूपी ने यही काम कर लिया, पैसा मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि देश का कोई भी राज्य, उसका मंत्री या कोई सांसद मुझे ये कहे कि आपने मेरे साथ भेदभाव किया है, मैं तैयार हूं क्षमा मांगने के लिए। मुझे लगता है कि काम तो हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। योजनाएं पूरी होंगी तो निश्चित रूप से पैसा मिलेगा, इसमें भारत सरकार कटौती नहीं करती है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हमको एक्स्ट्रा फंड मिलना है। हमारी आइकॉनिक साइट्स की हमने बात की है। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कहा कि साहब हम विश्व स्तर तक कुछ करना नहीं चाहते, बहुत कुछ किया है। ASI हो, हमने 19 आइकॉनिक साइट्स की चिंता की है, और वो 19 आइकॉनिक साइट में हमने ये भी तय किया है कि वर्ल्ड क्लास सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराएं। अभी हमने ASI पर्यटन मंत्रालय का हिस्सा उपसभापति जी नहीं है, लेकिन जब पर्यटक आता है तो हमारे स्मारकों पर जाता है। अब यहाँ पर जया जी नहीं है, 5 महीने पहले हमने तय किया, जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो हमने उसी दिन कहा, उन्होंने कहा कि 1 साल लगता है एक स्मारक के फिल्म बनाने की परमिशन लेने में। मैंने कहा 20 दिन में आपको ऑनलाइन मिलेगी। मुझे गर्व है कि आज 26 फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसी का लाभ लेते हुए। मुझे लगता है कि दूसरा, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया लगता है, हमने कहा 50,000 रुपया, उसी समय 50%, क्योंकि इंडस्ट्री संकट में कहीं तो मूवमेंट शुरू होना चाहिए। आज़ादी का 75वां वर्ष है, आप आइकॉनिक साइट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को छोड़ दीजिए, आप किसी भी साइट में जाए, आप पत्रकार हों, आप फिल्म निर्माता हों, आप जो भी हों, सामान्य नागरिक हो, आप फोटोग्राफी करिए, आप वीडियोग्राफी करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर जहाँ पर भी जिन भी मॉन्यूमेंट्स में हमारे लाइट एंड साउंड है, लाइट हो या लाइट एंड साउंड हो, वो स्मारक 9 बजे तक खुलेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है तो हम 10 बजे तक खोलने के लिए तैयार हैं। ये हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी ठीक करनी चाहिए। और जब कभी बात आई थी कि भाई विदेशी पर्यटक आएगा, तब चाइनीज़ को हम फोकस कर रहे थे। तब हमने एक बात तय की थी कि जिस भी हमारे स्मारक पर 1 लाख से ज़्यादा विदेशी पर्यटक जाएगा और वो अगर हिंदी और अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसकी भाषा में साइनेज लगाएंगे। सांची में हमने सहेली में लगाया, श्रावस्ती, सारनाथ और नालंदा में हमने चाइनीज़ में लगाए। हमने कोरियंस की संख्या 90,000 पर पहुँच गई है, हमने कहा कोरियंस को लगाई। ये काम हमें करने होंगे, इस बदलाव को हमें स्वीकार करना होगा। वेबसाइट की बात की है, मैं समझता हूं कि 1 महीने बाद देश की हमारी सभी भाषाओं में होंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि UN की भाषा में हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। आज भी इनक्रेडिबल इंडिया 8 भाषाओं में है, लेकिन हम मानते हैं इस बात को, इस मांग को हम स्वीकार करते हैं कि कम से कम हमारी लोकल लैंग्वेज में हमारी साइट पर उपलब्धता होनी चाहिए। हम जब ये मानते हैं कि हमारे नेशनल हाईवे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या टूरिज्म हाईवे नहीं बना सकते? कि टूरिज्म हाईवे तो कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ इतना ही है, जो मार्ग ज़्यादा चलते हैं। अब कोई सरकारी गैर सरकारी उपाध्यक्ष नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी साइट पर, उस पूरे रूट पर जितने भी होटल्स हों, रेस्ट हाउस हों, पब्लिक एमिनिटीज़ बेहतर हों, उन सब का उल्लेख वहाँ पर हो। कौन कहाँ जाना चाहता है वो तय करे। आंकड़े इतने खराब नहीं हैं। आप किसी भी हिमालयन स्टेट की बात करिए, हम जनवरी 2020 में जहाँ थे हम उससे ऊपर हैं। आप गोवा की बात करिए, आपने एयर बबल की बात की है। इन सारी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद भी मेरे जैसा आदमी संतुष्ट नहीं है। ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
अभी बहुत तेजी से चलने की जरूरत है। जब हम अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कल के दिन जब विदेशी पर्यटक आएगा तब हम क्या करेंगे? ये चुनौती देश के सामने है, मैं स्वीकार करता हूँ। एक तरफ वो इंडस्ट्री है, वो महानगर है, वो प्रदेश है जो कोरोना के कारण खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनका कष्ट अलग है, उनकी चुनौतियां अलग हैं। लेकिन जो चीज जहां पर कोरोना नहीं है और डोमेस्टिक टूरिज्म के कारण सैचुरेशन है, वहां पर अगर विदेशी पर्यटक आएगा तो क्या हम संभाल पाएंगे? ये तो चुनौती अलग है, उसकी तैयारियां भी सरकार कर रही है। जब मैं वेलनेस टूरिज्म बोर्ड की मैंने अध्यक्षता की तो बड़े एम्स के डायरेक्टर से लेकर सारे लोग उसमें होते हैं, सबने माना कि वेलनेस सेंटर्स जितने उपसभापति जी हमारे हैं वहाँ कमरे नहीं है, सुविधाएं वैसी नहीं है। क्या होटल और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन हो सकता है? आपको इस रास्ते पर जाना पड़ेगा और इसलिए अनेक सुझाव हो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ, सदन से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमको मिलने चाहिए, हमारी स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकों में हमें और धारदार होकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। नीति आयोग जो निर्देश देता है या हमको दिशा निर्देश देता है, उनसे इतर भी हमको नए सिरे से सोचना होगा। देश के सामने जो परिस्थितियां अभी हैं, उन परिस्थितियों में हमको इस आपदा में बेहतरीन अवसर का अंदाजा मिला है, बेहतरीन अवसर हमारे सामने है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो गलत नहीं कहा, वो अवसर हमारे सामने है। उस संभावना के कारण मैंने आप सबको इस बात को लिए कहा है। और मैं अंत में वैक्सीन को लेकर एक बात कहूँगा कि एडवेंट जनरल ने जब टीका बनाया था चेचक का, तो सबसे पहले कहते हैं उसने अपने को लगाया था और उसको लगा कि जितने ये गाय चराने वाले हैं इनको चेचक नहीं होता, उनको सपोज फपोले पड़ जाते हैं। उसके लिक्विड को लेकर उसने अपने भीतर इंजेक्ट किया और फिर बाद में चेचक का टीका लगाया और बाद में उसको उसका इफेक्ट नहीं हुआ। उपाध्यक्ष जी, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, वैक्सीन राजनीति नहीं है। वैक्सीन के साथ में हमने कोई व्यापार नहीं किया, परोपकार पहले किया, व्यापार की बात हमने बाद में शायद जो बना रहे हैं वो सोचेंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि देश के वैज्ञानिक इस विषम परिस्थिति में, देश के वैज्ञानिक, देश का नेतृत्व और देश इस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ। उसके बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट ने जिस प्रकार भारतीय पर्यटन को संभालने का काम किया है, मैं इस सदन में खड़े होकर आपके माध्यम से देश को धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको सल्यूट करना चाहता हूं। मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स की उनकी कठिनाइयों को मैं समझता हूं, जिन जो मैडम चौहान जी ने जो कहा है, मैं खुद अभी जो आपने समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं को लेकर अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो लगातार 3 दिन की कॉन्फ्रेंस रही है उसमें मैं विजुअल बाकायदा जुड़ा रहा हूं। और आप उनसे अगर पूछेंगे तो मैं खुद उनके प्रतिनिधि को लेकर मंत्री एविएशन मिनिस्टर के साथ जाकर मिला था। इस बीच में जितने भी ग्रेविएशंस हमारे पास में आए, पैसा हमको वापस नहीं मिल रहा, इवन जो हमारे टूर एंड ट्रेवलर्स हैं उनको भी, लेकिन मैंने उनसे भी ये बात कही है कि जैसे होटल के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, कृपया आप भी आइए। मैं आपसे ही पूछूंगा, मेरी जगह पर आप होंगी और आप कहें कि साहब टूर एंड ट्रेवल्स को मदद करनी है, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं किसकी बात पर विश्वास करूँ? कल के दिन आरोप मुझे पे ही लगेंगे कि आपने इसको अपने चहेते को पैसा दे दिया। कोई आंकड़ा नहीं है, क्षमा करिएगा। और जहां तक सवाल गाइड्स का है, पिछले 6 साल से विवाद चल रहा था गाइड का, रीजनल गाइड्स का, उसका समाधान मैंने किया है। और उसके बाद में टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स हमने शुरू किया, जिसमें 5,500 से ज़्यादा लोग पंजीकृत हुए। उसमें से 2800 लोगों ने भी एग्जाम दिया है, क्योंकि बीच में बच्चे आए नहीं थे, तो 4 बार वो एग्जाम बाकी किस्तों में आगे बढ़ा है। रिजल्ट एक साथ आएगा। 1 हफ्ते के भीतर हमारे पास में लगभग 2900 टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स होंगे, जो कम से कम जहाँ पर भी वो के रहने वाले हैं उनके पास में इतनी तथ्यात्मक जानकारियाँ होंगी। अगर वो गाइड बनना चाहते हैं तो उनको एक यूएन की भाषा और हमारी कोई स्टेट की एक लैंग्वेज का अध्ययन करना होगा। अगर वो उस राज्य में हैं और जानते हैं तो वो सिर्फ एक यूएन की भाषा को सीखें और उसके बाद हमको गाइड की मान्यता देंगे। क्योंकि अभी मैंने एएसआई के साथ में शुरू किया है कि मॉन्यूमेंट्स हमारे पास कुल 3,772 रजिस्टर है, लेकिन देश में वो संख्या तो 10,000 से ऊपर है। हमने उसकी रिलिस्टिंग का काम शुरू किया है। कुछ राज्य के मॉन्यूमेंट्स हैं, दक्षिण में इतने विशाल दिव्य और भव्य मंदिर हैं जो ईशा पूर्व के हैं, क्या उनको हमें नहीं बताना चाहिए? जो चीज़ें जब कोई पैदा नहीं हुआ था तब हमारे पास में कला, संस्कृति और गान सब कुछ था। यही तो हमारी पूंजी है, इस पर गर्व नहीं करें। अब जिनने गर्व नहीं किया शायद वही संकट में है। मुझे लगता है इस पर गर्व करना होगा, क्योंकि पर्यटन सिर्फ मौज मस्ती का काम नहीं है।
ज्ञान के आदान प्रदान का भी काम है। जो लोग आते हैं हम इस पर भी विचार करते हैं, लेकिन मैं बदलाव को अस्वीकार नहीं करता। अब कोई रात भर अपना ड्रम उसके साथ में नाचना चाहता है, जो पश्चिम के लोग आते हैं, हम कहते हैं हाँ नागालैंड में भी ये कल्चर हो सकता है, अगर नागालैंड के लोग तैयार होंगे तो हम रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैं किसी चीज़ को इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम इन आंकड़ों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम एक बेहतर स्थिति में हैं। देश के सामने जो प्रतिष्ठा देश की है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर गई है, और वो गई है, इस सच को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण गई है। उपसभापति जी, मैंने जब सबसे शुरू में कहा था, जब वो कृष्ण का उदाहरण दिया था, तो सिर्फ यही कारण था कि मैं ऐसी उपमा नहीं दे रहा हूँ कि कोई भगवान हो जाएगा, लेकिन नेतृत्व जब अपना काम करता है तो उस नेतृत्व के साथ परिणाम भी निकलते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं इस विषम परिस्थिति में भी, जहाँ पर भीषण तरीके से आर्थिक नुकसान हुए हैं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से भी कहूँगा कि कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये दुनिया की हिस्ट्री बदलने वाले स्थान हैं। लोग कहते थे कि पश्चिम में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पश्चिम से शुरू हुआ, धौलावीरा के उत्खनन ने साबित कर दिया दुनिया की जियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, कि नहीं, धौलावीरा उससे पुराना है। राखीगढ़ी का उत्खनन हुआ, अभी दुनिया में बहस चल रही है, लेकिन वो हड़प्पा से पहले की संस्कृति है, वो हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है, कलाड़ी तमिलनाडु में है, अरेचुल्लूर वहाँ पर है, देश के अनेक स्थानों पर मैं आखिरी में यही कहूँगा कि ज्ञान की धरती है, हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन जब पर्यटक आए तो हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। अगर वो बदले परिवेश में होम स्टे में रहना चाहते हैं तो हमारे पास में वो ताकत भी होनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं किसी खेत के बने मकान में रहना चाहता हूँ तो होना चाहिए। आज आप पिछले 4 महीने के आंकड़े उठाकर देखिए, कोई भी हमारा टाइगर प्रोजेक्ट, कोई भी हमारा रिजर्व फॉरेस्ट, कोई भी हमारा छोटा डेस्टिनेशन कोई खाली मिलता हो तो बताइए। लेकिन ये सच है कि दूसरा जो पक्ष है, जो मैंने पहले कहा है, वो निश्चित रूप से चुनौती से भरा हुआ है, और इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं सभापति महोदय जिसको मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। मैं उन सफलताओं भर को गिनाने के से मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए सरकार सजग है, और हमारा नेतृत्व वो उनके हर भाषण में कहीं ना कहीं टूरिज़्म का संकेत होता है, और इसलिए जो वो कहते हैं मुझे लगता है वो पॉलिसी है, और टूरिज़्म पॉलिसी हमने सारे राज्यों को पहुंचाई है, सारे स्टेक होल्डर्स को पहुंचाई है। 1 महीने के आसपास हो गया है, बहुत जल्दी हमारी कोशिश होगी, क्योंकि लगातार जो प्रश्न उठते हैं उसी बात पर उठते हैं कि अगर टूरिज़्म पॉलिसी बनेगी कि नहीं बनेगी। पर मुझे लगता है कि इस बदलाव के बाद जो पॉलिसी बनेगी वो दुनिया में वही स्थान प्राप्त करने के लिए बनेगी जो भारत का लक्ष्य है, और हम पूरा विश्वास करते हैं कि 2014 में हम 65वें स्थान से 5 वर्षों में 34वें स्थान पर आए थे। हमारी यात्रा 34 में से 1 नंबर की जानी थी, 1 वर्ष 0 वर्ष हो गया। लेकिन उपसभापति जी, मेरा भरोसा है देश की जनता पर, यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ के मूल्यों पर, हमारे देश के नेतृत्व पर, कि मैं आंकड़ा बदलूंगा नहीं। जो लक्ष्य हमने तय किया है 2024 में वो प्राप्त करेंगे। चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, और कठिनाइयों को सुगमता से पार करेंगे। और मैं यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा कि हम सब यही मानकर चले कि हम सब साथ हैं। देश के लिए पर्यटन मंत्रालय कोई अलग से ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसकी जिम्मेदारी मैं नैतिक रूप से या संवैधानिक रूप से ले सकूं। नैतिक रूप से तो ले सकता हूं, संवैधानिक रूप से नहीं ले सकता हूं। और इसलिए ऐसे बहुत अनेक काम हुए हैं जिनको शायद मैं लंबा कह सकता हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। आपने मुझे पर्याप्त समय दिया है, और मैं पहले तो सोच कर लाया था कि कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है शेर को कहकर ही अपनी बात खत्म कर देता हूँ। सामान्यतः शेर में पढ़ना मुझे आता नहीं है, लेकिन जैसा हम सदन में पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मन में मानते होंगे कि नहीं। और मैं सच में हृदय से धन्यवाद करता हूँ, किसी भी सदस्य ने कोई ऐसी आलोचना नहीं की जो मन को दुखा दे या कोई गलत दशा में हो। आपने सबने सही बात कही है। फर्क हो सकता है कि हमको लगता है कि क्या होगा, और शायद हम कुछ बातें स्वीकार नहीं कर पाते होंगे कुछ कारणों से, तो कुछ कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यूँ कोई बेवफा नहीं होता। शायद आप ही ने कहा था एक बार, तो वही मैंने लिख रखा हुआ है जी। बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता।
मुझे लगता है कि मैं फिर से सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा में आपने भाग लिया और मैं मानता हूं पर्यटन आर्थिक दृष्टिकोण से, रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें देश आगे बढ़ेगा, गति के साथ बढ़ेगा। आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी बात को अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी समाप्त करता हूं और आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha sitting held on the 19th of March 21 passed the Mines and Mineral Developments and Regulation Amendment Bill 2021. I lay a copy of the bill on the table. हालांकि चर्चा इस विषय पे पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ क्वेरीज हैं। पहले माननीय मनोज जी, फिर धन्यवाद सभापति महोदय। एक सलाह थी छोटी, क्योंकि मैंने वक्तव्य नहीं दिया था। हम 75वें सालगिरह मनाने जा रहे हैं अपनी आज़ादी के, तो एक फ्रीडम मूवमेंट सर्किट की संभावना अगर तलाशी जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बेहतर कदम होगा और उन महापुरुषों के लिए भी, योद्धाओं के लिए भी जिन्होंने आहुति दी है। शुक्रिया। अच्छा सुझाव माननीय। Lok Sabha and is being laid on the table of our house. So I would like to seek a clarification from you. Tomorrow and day after are holidays. How long will the members have to suggest amendments on this important bill? I seek your answer on this because there are different interpretations of what 24 hours means. When does the 24 hours start? Given the fact that tomorrow and day after are holidays. Yes, I'm just inquiring from our table office. Monday 12 बजे तक हम दैट इज हाउ, जो परंपरा है कैलकुलेट करने की, शायद उसी आधार पे हमारे Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Monday, 22nd March 2021.